सबसे पहले बात करते हैं ज़ोहरान ममदानी की, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, और उसके बाद पूरी दुनिया में इस हवाले से खलबली मची। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट एंड हमारे साथ अक्सर बिकॉज सफ़ीर भी रह चुके हैं तो इन मामलात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, एम्बेसडर जमील अहमद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जमील साहब। सबसे पहले मुझे बताइए, सुबह नूर का सलाम सारों को। सर बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, ज़ोहरान ममदानी की इलेक्ट होने पे पूरी दुनिया ने खुशियाँ मनाई, ख़ास तौर पे जो देसी कम्युनिटी है उनको लगा कि ये वाकई डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की नवीद है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक डेमोक्रेट पार्टी से नहीं है तो यकायक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको एक प्योर कम्युनिस्ट का खिताब दिया एंड ही हैज़ बिन पुट ऑन अ बैक फुट वे ही इज़ ट्राइंग टू डिफेंड हिज इकोनॉमिक व्यूज़, और बार बार वो ये कहने पर मजबूर हैं कि भाई आई एम बेसिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे मैं बिलीव करता हूँ। जो अंधाधुंध दुनिया कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है, सिर्फ मुनाफे की तरफ जा रही है, मैं उस पर यकीन नहीं रखता। बट व्हाट इज़ इट पॉइंटिंग टू? यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के ये पहली दफ़ा इस तरह के ख्यालात नहीं हैं जब वो टारगेट करते। इससे पहले हमने देखा कि उनके अटैक पे, उनके दहाने पे अक्सर लंदन के मेयर सादिक साहब भी हुआ करते थे। तो अब इज़ ज़ोहरान फेसिंग रिपीट ऑफ दैट? जी, 2 स्टेजेस पे इसको मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ। पहला तो इसका ये है कि अमेरिका में पोलराइजेशन की जो सिलसिला शुरू हुआ है, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टर्म में और इस टर्म में भी सारी कैंपेन उसी पर मुहित है। एक तो उसका ये शाखसाना है। दूसरा ये है कि एक यंग आदमी 33 साल उम्र जो कि युगांडा से जिसके वालिद आते हैं और वहाँ सेटल होते हैं, एक इंडियन जो कि फिल्म साज खातून से शादी करते हैं और वहाँ उनकी परवरिश होती है। लेकिन एक रोशन ख्याल, एक बहुत उभरते हुए नौजवान, जो उन्होंने टैक्टिक्स और जो उन्होंने टूल्स इस्तेमाल किए अपनी कैंपेन में, वो तमाम के तमाम ऐसे टूल्स और ऐसे टैक्टिक्स थी जो न्यूयॉर्क में रहने वाले तमाम सेगमेंट, चाहे वो यहूदियों का बहुत बड़ा वोट उनको मिला, और साथ में हर मकतबा फिक्र पे के रखने वाले लोगों का बड़ा वोट मिला। यहूदियों का मेरा मतलब इससे बिल्कुल हरगिज ये नहीं है कि वो लोग जो सहूनियत पर बिलीव करते हैं, ये वो यहूदी हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए भी आवाज़ उठाते रहे। उनकी एक बड़ी और कसीर तादाद है वहाँ, और उसके साथ साथ हर मकतबा फ़िक्र के लोग। जिस अंदाज में उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की, उसमें उन्होंने बगैर रंग नस्ल, हालांकि जिस वो कम्युनिटी में गए हैं उन्होंने उस कम्युनिटी की बात की है। जब वो जमील साहब, इफ आई मे इंटरप्ट यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी जो पूरी कैंपेन थी, मुझे तो लगा कि ये एक सिक्के का दूसरा रुख है। अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन को देखें, उन्होंने भी इसी फियर को उजागर किया कि भाई इमिग्रेंट्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, अमेरिकन जॉब्स को, अमेरिकन कंपनियों को मुनाफा नहीं देते, और इस बात के ऊपर वो वोट लेकर आए। दूसरी तरफ अगर मैं ममदानी साहब की NBC के कर्स्टन वॉल्कर की इंटरव्यू में जो उनके कमेंट्स देखती हूँ, उसने कहा कि दुनिया की सबसे अमीर तरीन रियासत के सबसे अमीर तरीन शहर यानी न्यूयॉर्क, जिसके वो मेयर हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि 1/4 लोग न्यूयॉर्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, एक्सट्रीम पावर्टी में रहते हैं, और बाकी सब बेचैनी और एंजाइटी का शिकार हैं। तो ही इस उसी नर्व की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं जो लोगों के दिल में एक तकलीफ़ है कि क्या वजह है कि उनके पास सहूलियात नहीं है और उनकी ज़िंदगी बहुत दोभर है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी सिमिलर बातें कर रहे हैं। या वो रोटी कपड़ा मकान वाला आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी वो बड़ी मकबूल है। इसी तरीके से 1/4 लोगों का तो दिल उन्होंने वैसे ही जीत लिया, लेकिन वो शुरू से इस मामले में वो आउटरीच करते रहे हैं, इस 1/4 जिसका आपने। लेकिन उसके अलावा जो मैंने बताया कि जो वहाँ जूस हैं और बड़े अमीर जूस हैं, उन्होंने बहुत वोट दिया, ये उसकी है। और तीसरी चीज़ ये है कि बड़ी डाइवर्सिटी है। देखें कि उनके हाफ इस्माइली हैं वो, और उनकी नशोनुमा ऐसी होती है कि बड़ी डाइवर्सिटी होती है, और उसमें प्लूरलिज्म का बड़ा अमल दखल होता है, लोगों को साथ लेने का बड़ा अमल दखल होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट आप देख लें, हिज हाइनेस प्रिंस रहीम आगा खान और प्रिंस करीम आगा खान की जितनी भी इनिशिएटिव है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पर मुहित है, और ह्यूमन डेवलपमेंट उन्होंने हिस्सों में किया है। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नौजवान
33 साल की उम्र का, उसने किन किन चीज़ों को, उसने फैज़ की गज़ल सुना के इंडिया पाकिस्तान के कम्युनिटी को जब एड्रेस कर रहा था तो फैज़ की गज़ल सुना दी उन्होंने। हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी में तो उर्दू में बात कर लेते हैं, तमाम कम्युनिटी के लोगों को। युगांडा में रहे हैं तो समुनी भी जानते होंगे, मैंने सुनी नहीं उनकी समुनी। जमील साहब, आपको लगता है कि ये डेमोक्रेट्स के लिए एक बड़ी कामयाबी है? क्योंकि इलेक्शंस के बाद से हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स का जो मैसेज है वो कोहेरेंस लैक कर रहा था, उनका नैरेटिव मजबूत नहीं हो पा रहा था, उनके पास ऐसे फेसेस, ऐसे लोग नहीं थे जो उनकी बात को आगे लेके चल सकें। अगले साल अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ट्रंप की जो कोशिशें और काविशें अमन के हवाले से रही हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन ज़ोहरान ममदानी का जीतना क्या एक अच्छी खबर साबित हो सकता है डेमोक्रेट्स के लिए? इसको इसके साथ जोड़ने, जी हाँ, अच्छी खबर और बहुत अच्छी खबर। उनमें दोबारा सांस डालने वाली बात, जो डेमोक्रेट्स बड़े डिमोरलाइज हो गए थे, एक ये, और दूसरा एलए को इसके साथ मिलाने, और जो इस वक्त लाखों लोगों ने जुलूस जलसे निकाले इस हुकूमत के, जो मौजूदा हुकूमत है अमेरिका में, उसके खिलाफ खास तौर पर, तो उससे अंदाजा ये होता है कि मिड टर्म इलेक्शन का आपने जिक्र किया, उससे अंदाजा होता है कि लोग अब इसका जहन चेंज करते जाएंगे अपने। और जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, जिसकी बिना पर डोनाल्ड ट्रंप जीते, उस पर बहुत हम तबसरा कर चुके हैं। 61% जो वोटर्स हैं, खास तौर पे जो कंट्री साइड में रहने वाले सफेद निजात वोटर्स हैं, उन पर ज़्यादा उनका वो था। और उसके बाद फिर जो मैंने पोलराइजेशन की बात की, लेकिन अब जब न्यूयॉर्क की बात करते हैं और वहाँ की आप डेमोग्राफी को देखें, एलए की डेमोग्राफी को देखें, तो आपको एलए के जुलूस जलसे और वहाँ जो इस वक्त उन पे सख्तियाँ हो रही हैं, खासतौर पर लेकिन क्या वजह है प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना एडवर्सरियल स्टांस लिया है ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ? उन्होंने पहले अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि वो खुद एक नेटिव न्यूयॉर्कर हैं और अगर ज़ोहरान ममदानी जीतते हैं तो ही बेटर डू द राइट थिंग। जो उनका एक अंदाज़ है थोड़ा सा जारहाना, थोड़ा सा अग्रेसिव, लोगों ने कहा कि शायद ये एक अंदाज़ हो सकता है कि वाइट हाउस विदहोल्ड कर सकता है फेडरल फंड्स जो कि न्यूयॉर्क को जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी एक पावर पोजीशन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ली है अगेंस्ट मेयर ज़ोहरान। वो हमेशा इंटरनली एक्सटर्नली, आप एलए में जो उन्होंने नेशनल फोर्स डिप्लॉय की है, वो भी बड़ी पावरफुल। कभी नहीं ऐसा हुआ कि नेशनल फोर्स एलए में बगैर गवर्नर के रिक्वेजिशन किए हुए आ जाए और लोगों को चलना शुरू कर दे। इसी तरीके से फंड्स को रोक लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो फंड्स हैं एलोकेशन, उसको रोकना मुश्किल है। ये कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फंड्स नहीं है कि जिसको रोक लिए जाएंगे। अमेरिका में अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी मंजिलत है। हाँ, लेकिन एक हुकूमत वक्त काफ़ी सारे इसमें हिले हरबे अख्तियार कर सकती है तंग करने के लिए, लेकिन यही उनके उरूज का दोबारा एक शाखसाना होगा। और इस किस्म के यंगस्टर्स जो 33 साल की उम्र के, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा और उभरना शुरू हो जाएंगे, स्विंग वोट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैंने जिस तरह बताया, सेंटीमेंट्स अमेरिका के दो बड़े शहर न्यूयॉर्क और एलए में जिस तरीके से सेंटिमेंट्स देखने में आ रहे हैं, टेक्सास में जिस तरह देखने में आ रहे हैं। आखिरी सवाल में मैं लिंक कर दूं, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से, हमने कहा कि अमेरिका की जो अंदरूनी सियासत है वो यकीनन असरअंदाज होती है कई डिसीजंस के ऊपर। आने वाले दिनों में लोग कह रहे हैं कि जो अमेरिका की इंटरवेंशन इस वक्त मिडल ईस्ट में रही, क्योंकि ईरान आपके सामने है, मुतालबा कर चुका है इसके ऊपर प्रोब का भी। उसने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ लोगों को इन स्ट्राइक्स के ज़रिए इजराइल ने और अमेरिका ने निशाना बनाया, इसके लिए वो यूएन में जाने की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि IAEA दोबारा कहता है कि इन अटैक्स और इन सब चीज़ों के बावजूद ईरान ये सलाहियत रखता है कि चंद महीनों में वो एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है। तो एक तरह से ये जो एक आर्ग्यूमेंट है उनका, वो इस वक्त तक ख़त्म नहीं हुआ है। दे आर स्टिल व्यूइंग ईरान एज अ थ्रेट। क्या देख रहे हैं आप? क्या 9/11 जैसी सिचुएशन होगी, एक दफ़ा फिर अमेरिका के इम्प्लिकेट होने के चांसेस हैं मिडल ईस्ट में? जी, वो तो बता दिया ना। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया, जेडी वेंस ने बता दिया, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने बता दिया कि अगर हमें जब खदशा और एहतमाल हुआ कि वो एनरिचमेंट की तरफ जा रहे हैं, अफजूदगी की तरफ, जो वेपन ग्रेड की तरफ चला जाएगा, तो हम उस पर अटैक कर देंगे। तो उन्होंने लिवरेज रखा है। लेकिन इस चीज को आप अगले एक सेकंड में 1 मिनट में 10-10 सेकंड के लिए जरा अहाता कर लेते हैं ना। देखिए, अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर अटैक नहीं हो सकता था। अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर सीज फायर भी नहीं हो सकता था। सीज फायर के मौरिकात ये हैं कि ईरान ने अपनी एक कुव्वत, अपनी सलाहियत जो दिए हुए उनके पास जराए थे, उसमें ने वो दिखलाई जो तवक्को से बाहर थी। वो आयरन डोम, वो 3 लेयर
डिफेंस जो इजराइल का था वो चीरता हुए जब मिसाइल पहुंचना शुरू हुए, वहां से आपको अंदाजा है कि 1 लाख तो लोग इन 12 दिनों में चले गए, और तमाम के तमाम अगर मिलाया जाए पिछले कुछ महीनों में तो तकरीबन 2 लाख के करीब, 9 लाख की आबादी से 2 लाख लोग चले जाएं, 2 लाख वहां मुसलमान, तो पीछे रह क्या जाता है? पीछे 6 लाख रह जाते हैं। 5 लाख तो इजराइल को तो उसकी फिक्र पड़ गई, और जो बैंकरों में 12 दिन सोना पड़ा उन्होंने कभी ये नहीं देखा था। रहा सवाल IAEA का, उन्होंने फैसला कर लिया इजराइल ने कि हम NPT से भी निकल जाएंगे, और जब वो NPT से निकल गए तो मासवाए सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और इजराइल के जाने के कि उसके अलावा चैप्टर 7 के अलावा उस पे दोबारा बॉम्बार्डमेंट करना। थैंक यू फॉर गिविंग अस द कॉन्टेक्स्ट फॉर इट, द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज द रियलिटी चेक ऑन दिस। इस वक्त हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आपकी आमद का और तज्जिए का बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका की अपनी अंदरूनी सियासत और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चीज़ों को इफेक्ट कर रही हैं। जमील साहब हमारे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया उनका एक दफ़ा फिर।